मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रिलेटेड बातें की थी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको ध्यान से सुने बेटा। पहला पॉइंट, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऐसी है बेटा जी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका वजन देखा जाए 25 ग्राम। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। बाई मीन्स टू, लोब मीन्स दो, इसके अंदर लोब प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, और दोनों जिस पार्ट से कनेक्टेड है उस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस पार्ट। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड है। हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर करती है। मैंने आपको बताया था, जनरली ग्लैंड हार्मोन को स्टोर नहीं करती है। जब यूटिलाइजेशन होगा तभी फॉर्मेशन होता है। ये हार्मोन को स्टोर करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड में हार्मोन के बेसिस पर देखा जाए तो दो डिफरेंट टाइप के हार्मोन बनाती है। एक है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 बोलते हैं, और दूसरा है थायरोकैल्सिटोनिन, या इसी को सिंपल कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? हमारे शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, वजन लगभग 25 ग्राम, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, हार्मोन को स्टोर कर सकती है। कौन कौन से हार्मोन? थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। कहां पर प्रेजेंट होती है? ये हमारा नेक रीजन जो है, इसमें एंटीरियर साइड में। ये हमारा पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब ये कौन सा पोर्शन है? वेंट्रल। इट मींस लोकेशन कहां पर है इसकी? वेंट्रल साइड। कौन से रीजन में? नेक रीजन। क्लियर है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, लेकिन इसी को यदि ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा जाए तो आपको इस तरीके से सबसे आउटर में आपको फाइब्रस कैप्सूल दिखाई देगा, और इसके अंदर इस तरीके से आपको सेल्स दिखाई देंगे। जिन्हें हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। ये जो आपको दिखाई दे रही है फॉलिक्यूलर सेल, और इन फॉलिक्यूलर सेल के अंदर कोलोइडल सब्सटेंस भरा होता है, कोलोइडल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है थायरोक्सिन, इस थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करने वाली जो सेल है
उन्हीं का नाम फॉलिकुलर सेल है। और इसी के बीच बीच में आपको इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स और भी दिखाई देंगे। इन्हें बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। ये जो पैराफोलिकुलर सेल है ये कैल्सिटोनिन का स्रावन करते हैं, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करेंगे। क्लियर है बेटा जी? आपसे कहा जाए बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। वजन 25 ग्राम। कैसी स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। हार्मोन को क्या करेगी? स्टोर करेगी। कौन कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। एक सेल है फॉलिकुलर सेल जो थायरोक्सिन सिक्रेशन कर रही है, थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी, इसी को बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन को टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। ये कौन कर रही है? पैराफोलिकुलर सेल। ये दोनों लोब, एक लोब दूसरा लोब, दोनों लोब जहां से कनेक्टेड है उसे बोल रहे हैं इस्थमस। कहां पर लोकेशन होगी? हमारे नेक रीजन में वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होती। ट्रांसफर सेक्शन में कैसी दिखाई देगी? बाहर की तरफ फाइब्रस कैप्सूल है, अंदर की तरफ इस तरीके से लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, जो इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जिन्हें बोल रहे हैं फॉलिकुलर सेल। इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर कोलोइडल सब्सटेंस भरा हुआ है जिसे बोल रहे हैं थायरोग्लोबुलिन, और बाहर की तरफ ये है पैराफोलिकुलर सेल। तो पैराफोलिकुलर सेल टीसीटी से संबंधित है, जबकि फॉलिकुलर सेल थायरोक्सिन से संबंधित। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है यहां तक? ये थायरोक्सिन जब बनेगा, मैंने आपको बताया था केमिकल नेचर में आइडोथायरोनिन है, यहां पर आयोडीन की सख्त रिक्वायरमेंट होगी। टायरोसिन, एमिनो एसिड और आयोडीन आपस में मिलते हैं। किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होगी वो देखते हैं जरा एक बार। हम इसको नाम दे रहे हैं, कैसे कैसे सिंथेसिस हो रहा है उसे नाम दिया MIT, DIT, TIT, NTIT। पहले तो इसका मतलब समझे। MIT का मतलब है मोनो आइडो टायरोसिन, ठीक है? मोनो इट मीन्स 1, आइडो मीन्स 1, टायरोसिन मीन्स 1। मीन्स यहां पर एक आयोडीन है और एक टायरोसिन। डाई आइडो टायरोसिन मीन्स यहां पर 2 आयोडीन है प्लस एक टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड। यहां पर क्या है? ट्राई आइडो थायरोनिन। ये क्या है? टेट्रा आइडो थायरोनिन। बेटा जी मीनिंग समझे ध्यान से। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं MIT मोनो आइडो टायरोसिन, एक आयोडीन एक टायरोसिन। डाई आइडो टायरोसिन, 2 आयोडीन एक टायरोसिन। ट्राई आइडो थायरोनिन, देखो यहां नेम चेंज हो गया, थायरोनिन मीन्स यहां पर 3 आयोडीन प्लस 2 टायरोसिन। एक टायरोसिन से मैक्सिमम 2 आयोडीन बाइंड कर सकते हैं, तो एक से एक किया, 2 करते, तीसरा करते ही 2 टायरोसिन की रिक्वायरमेंट हो गई। टेट्रा आइडो थायरोनिन, इसका मतलब यहां पर 4 आयोडीन प्लस 2 टायरोसिन। कहने का मीनिंग ये हुआ कि मोनो आइडो टायरोसिन, इसी को नाम दे सकता हूं मैं T1, डाई आइडो को T2, ट्राई आइडो को T3, टेट्रा आइडो को T4।
हमारी बॉडी में इस तरीके से थायरोसिन का फॉर्मेशन होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि T3 10% होता है, जबकि T4 90% होता है स्टोर। इसका मीनिंग क्या हुआ? T4 इज मोर स्टेबल देन T3। लेकिन दोनों का लैग पीरियड देखेंगे तो T3 का लैग पीरियड कम होता है, इसका लैग पीरियड ज्यादा होता है। इसका मतलब एक्टिविटी देखी जाए तो T3 की ज्यादा होती है। T3 मोर एक्टिव देन T4। तो स्टोर होगा तो वो T4 की फॉर्म में, और काम करेगा तो T3 की फॉर्म। और सिंपल सी बात है, तो T4 बन गया, एक आयोडीन को रिमूव कर देगा, T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्शन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से T1, T2, T3, T4 का फॉर्मेशन होता है। और इसी T4 को क्या बोल रहे हैं बेटा जी? थायरोक्सिन। MIT मोनो आयोडो टायरोसिन मीन्स ये टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बनेगा, तो एक ही आयोडीन और एक ही टायरोसिन, मोनो आयोडो। डाई आयोडो मीन्स 2 आयोडीन और 1 टायरोसिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन 3 आयोडीन और 2 टायरोसिन। और यहां पर टेट्रा आयोडोथायरोनिन मीन्स 4 आयोडीन और 2 टायरोसिन। इट मीन्स जब भी आपको थायरोक्सिन बनाना है तो आयोडीन मॉलिक्यूल चाहिए, और आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब थायराइड के लिए एक चीज तो इंपॉर्टेंट होगी बेटा, कि यदि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है तो आयोडीन जरूरी होना चाहिए। और आयोडीन कहां से आएगा? फूड सोर्स से, बाहर से जो हम खाना खाएगा उसी के अंदर आयोडीन आएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसी के फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि थायरोक्सिन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बेटा, इसके फंक्शन क्या क्या है थायराइड ग्लैंड के। पहले तो आप ये डायग्राम देखें, ये हमारा वोकल कॉर्ड और नीचे ट्रैकिया पार्ट, जो श्वास नली वाला भाग है। इसकी वेंट्रल साइड पर आपको ये दिखाई दे रहा है, दोनों लोब और ये कनेक्शन, ये इस्थमस वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? थायराइड लोब हो गया। इसीलिए इसको बोला बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। और हमारे वेंट्रल साइड में, नेक रीजन के वेंट्रल साइड में लोकेटेड, एच शेप में दिखाई देता है। इंग्लिश का लेटर जो एच होता है उस शेप में दिखता है। क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं बेटा, एक एक फंक्शन को ध्यान से समझें। पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर का मतलब है बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना, उसका नियमन करना। तो बीएमआर को कैसे नियमित करना? पहली चीज मैंने यहां पर लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स किसी भी सेल का रेस्पिरेशन होगा तो सेल क्या करेगी? ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन करके क्या करेगी? एटीपी सिंथेसिस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन से बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए बीएमआर रेगुलेशन से रिलेटेड कौन सा ग्लैंड काम करता है हमारी बॉडी में? थायराइड ग्लैंड काम करता है। क्लियर है? पहला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमारी बॉडी की बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी में 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ना, एनाबॉलिक का मतलब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? मेटाबॉलिक। इसका मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा जी? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। क्लियर है? 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन देखिए,
तीसरा फंक्शन है हमारी बॉडी में फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ। फिजिकल का मतलब होता है बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस। मेंटल मीन्स आईक्यू लेवल, ब्रेन डेवलपमेंट, और सेक्सुअल ग्रोथ मीन्स बॉडी में जो गोनेड्स हैं, ओवरी है और टेस्टिस है, इनके डेवलपमेंट। इट मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ से रिलेटेड भी याद रहे। बेटा जी मैंने ग्रोथ हार्मोन की बात की थी। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, बट ये फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल सभी ग्रोथ बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल। क्लियर? नेक्स्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट को शो करता है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट का मतलब हर जगह पर आप देख रहे हो कैलोरी बेस है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनका मेटाबॉलिज्म हो तो कैलोरीजेनिक, या एटीपी प्रोडक्शन हो तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट को भी क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट है होम्योथर्मी। होम्योथर्मी का मतलब क्या होता है? इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। होम्योथर्मी का मतलब होता है बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो जाए, बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना। वार्म ब्लडेड, वार्म कौन है? आम। ए मीन्स एवीज। एवीज का मतलब क्या होता है बेटा जी? बर्ड्स। एम मीन्स मेमल्स। हम सभी क्या हैं? मेमल्स। बर्ड्स और मेमल्स ये दोनों को दोनों क्या है? वार्म ब्लडेड। आम इज वार्म। वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर होम्योथर्मी मीन्स टेम्परेचर को एक स्टेबल टेम्परेचर पर रेगुलेट करता है। क्लियर है बेटा यहां तक फंक्शन? नेक्स्ट फंक्शन है, इसी में मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज कर रही है, वो कैल्शियम और फास्फोरस के रेगुलेशन के लिए भी बनी हुई। तो कैल्शियम का रेगुलेशन कौन करेंगी? टीसीटी। तो कैल्शियम और फास्फोरस के रेगुलेशन से संबंधित भी है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का मेंटेनेंस करने में भी हेल्प करेगा, उनको एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट है सेल डिफरेंशिएशन एंड मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या है? एक लार्वल फॉर्म है जिसे हम बोल रहे हैं टैडपोल। टैडपोल लार्वल फॉर्म किसकी है? फ्रॉग। ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में। अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। तो लार्वल फॉर्म का अडल्ट में कन्वर्जन, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या होती है? टेल प्रेजेंट होती है और यहां पर टेल एब्सेंट होती है। तो ये जो कन्वर्जन है किसी भी लार्वल फॉर्म का अडल्ट में, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस तभी पॉसिबल हुआ होगा जब सेल का डिफरेंशिएशन मींस सेल डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फोसिस को शो कर रही है। इसी को बोलते हैं कायांतरण। कायांतरण का मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, बॉडी चेंजेस। कायांतरण क्यों बोला? बॉडी मीन्स काया, चेंजेस मीन्स परिवर्तन। और आरबीसी फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। जो एरिथ्रोपोइसिस मैकेनिज्म होती है, एरिथ्रोपोइसिस, उस एरिथ्रोपोइसिस में भी क्या करता है? सपोर्ट। तो बेटा जी ये सभी जो फंक्शन है जो मैंने आपको बताए, ये सभी किसके हैं? थायराइड ग्लैंड के। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी टैडपोल में से थायराइड ग्लैंड को हटा दिया जाए तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड को हटा देंगे तो वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लार्वल फॉर्म की गियांट साइज या लार्वल फॉर्म की बड़ी साइज बन सकती है, लेकिन वो अडल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? थायराइड को हटा दिया। उसकी बॉडी में एंटी थायराइड सब्सटेंस डाल दिया तो भी लार्वल अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एंटी थायराइड सब्सटेंस क्या करेगा? थायराइड को खा जाएगा। थायो यूरिया डाल दिया
तो भी वो थायरोक्सिन को खा जाएगा। तो ऐसे में लार्वल फॉर्म एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर है बेटा जी यहां तक? तो ये सभी थे फंक्शन किसके बेटा जी? थायराइड ग्लैंड के। आपको याद होने चाहिए कौन कौन से फंक्शन है। मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है, फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल डिफरेंशिएशन में रोल करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करता है। ये सभी फंक्शन किसके बेटा जी? थायराइड के। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा या कम हो जाए, मींस ज्यादा का मतलब हाइपर सिक्रेशन, कम का मतलब हाइपो सिक्रेशन, तो इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एक नजर उस पर भी डालते हैं। क्लियर? देखिए तो बेटा इसको देखिए बेटा, इसी में हाइपोसिक्रेशन से क्या क्या होगा। हाइपोसिक्रेशन और दूसरा मैं ले रहा हूं हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा सिक्रेशन होना, और हाइपोसिक्रेशन का मतलब है किसी भी चीज का कम सिक्रेशन। पहले हम हाइपर सिक्रेशन देख लेते हैं। हाइपर सिक्रेशन, थायरोक्सिन हाइपर सिक्रेशन होगा तो एक्सोप्थैल्मिक गोइटर हो जाता है। एक्सोप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक का मतलब ये वाला हिस्सा, फेस वाला हिस्सा, आईज वाला हिस्सा, ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड का आकार बढ़ जाता है, फेस का जो ये आईज वाला एक्सप्रेशन है ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, थायराइड का साइज भी बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन ज्यादा है तो बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, पल्स बढ़ जाएंगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। बीएमआर बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गई, पल्स बढ़ गई और बॉडी टेम्परेचर। स्वेलिंग बिहाइंड आईज, आईज के पीछे, आंखों के पीछे की साइड में फैट डिपोजिशन होने से, एल्बुमिन डिपोजिशन होने से स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि कैल्शियम का लॉस हो जाता है, कैल्शियम का ज्यादा लॉस हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन में पोरस नेचर आ जाता है, मीन्स बोन बिकम मोर फ्रेगाइल, टूटने लायक बन जाती है। तो हाइपर सिक्रेशन से यदि थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रेशन हुआ है, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, बीएमआर का बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना, पल्स का बढ़ना, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, आंखों के पीछे सूजन का आना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि थायराइड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बताएं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो मीन्स खुद के ऊपर, इम्यून सिस्टम मीन्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स खुद का इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर दे। मीन्स हमारी बॉडी हमारे खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो आपसे पूछा जाए थायराइड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? हाशिमोटो डिजीज, या इसी को बोलते हैं थायरोइडाइटिस। कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में टेबलेट लेते हैं तो उनकी बॉडी खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है और थायराइड को डैमेज कर देती है। इसी को थायराइड का सुसाइड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए हाशिमोटो डिजीज किससे रिलेटेड है? थायराइड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसे बोलते हैं जब हमारी बॉडी खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। इसका मतलब सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन भूल जाए, क्या अपना है क्या पराया है ये भूल जाए। क्लियर? ये तो बेटा जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड बातें।
अब बात करते हैं हाइपो सिक्रेशन, मीन जब इसका सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाए। इसके दो नेचर, एक इन्फेंट मीन्स यहां पर बच्चों की बात की जा रही है, एक इन अडल्ट्स यहां पर वयस्क की बात की जा रही है। बच्चों में और वयस्क में क्या क्या होगा? बच्चों के अंदर C फॉर चाइल्ड और C फॉर क्रेटिनिज्म। क्लियर? और अडल्ट में इसी को क्या बोल रहे हैं? मिक्सोडीमा। बच्चों के अंदर हाइपोसिक्रेशन है तो उसे नाम दिया क्रेटिनिज्म, और अडल्ट के अंदर उसे क्या नाम दिया? मिक्सोडीमा। ये क्रेटिनिज्म दो तरीके का हो सकता है, कॉन्जेनाइटल और एंडेमिक। कॉन्जेनाइटल का मतलब जेनेटिक, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता आ रहा है। एंडेमिक मीन्स जेनेटिक नहीं है, नॉन जेनेटिक है। बच्चों में क्रेटिनिज्म केस में क्या होगा? बीएमआर स्लो हो जाएगी क्योंकि थायरोक्सिन कम है। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आईक्यू लेवल उनका कम होगा, लो आईक्यू होगा। बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, बीपी कम होगा, पल्स कम होगा, शुगर लेवल कम होगा, और पिजन लाइक चेस्ट मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा ये बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो क्रेटिनिज्म का केस जो है वो बीएमआर को क्या कर रहा है? स्लो। स्टंटेड ग्रोथ, लो आईक्यू, बॉडी टेम्परेचर लो हार्ट रेट, लो बीपी, लो पल्स एंड लो शुगर एंड पिजन लाइक चेस्ट डेवलप हो जाती है। ये तो बात हुई बेटा क्रेटिनिज्म की। अडल्ट के केस की बात करें तो अडल्ट के केस में क्या क्या होगा वो भी देखिए। अडल्ट के केस में, मिक्सोडीमा केस में लो बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या होगी? लो। बीपी लो, पल्स रेट भी क्या है? लो। शुगर भी क्या है? लो। लो बॉडी टेम्परेचर एंड सोलन फेस, चेहरे पर सूजन दिखाई देगी क्योंकि वहां पर एल्बुमिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है। और अडल्ट के अंदर एक मेजर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस होगा तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी क्या आएगा? डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो प्रेगनेंसी या किसी भी फीमेल के अंदर जो बच्चे का लगना होता है मीन्स उसमें डिस्टरबेंस डेवलप हो जाती है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक ये बात हुई एडल्ट के अंदर, और एडल्ट के अंदर उसे क्या नाम दिया हमने? मिक्सोडीमा। ये अभी तक जो मैंने बात बताई, ये बात बताई है मैंने हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड बच्चों में और एडल्ट में। तीसरी कंडीशन है सिंपल गोइटर या एंडेमिक। ऐसी कंडीशन जनरली माउंटेन, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनमें देखने को मिलती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की डाइट जो है, फूड सोर्स है, उसके अंदर आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की क्या होगी यहां पर? कमी। आयोडीन की कमी से नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है जिसे बोल रहे हैं सिंपल गोइटर, गलगंड के नाम से भी जानते हैं इसको। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, इसमें भी थायराइड का साइज बढ़ जाता है। तो याद रहे हाइपोसिक्रेशन है मीन्स यहां पर तो थायरोक्सिन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि आयोडीन नहीं है। हाइपोसिक्रेशन में भी थायराइड का साइज बढ़ गया है और हाइपर सिक्रेशन में भी थायराइड का साइज बढ़ गया है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक क्लियर है? तो अभी मैंने जो आपको बताया, बच्चों के अंदर हाइपोसिक्रेशन है तो क्रेटिनिज्म,
एडल्ट के अंदर है तो मिक्सोडीमा, और आयोडीन ही नहीं है तो सिंपल गोइटर, और यदि हाइपर सिक्रेशन है तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, और यदि किसी भी प्रकार का थायराइड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हुआ है तो उसे क्या बोल रहे हैं, हाशिमोटो डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं जिसे नाम दे रहे हैं ग्रेव डिजीज। कई जगह पर बेटा जी आपको ये नाम मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया यहां पर ज्यादा, और ऐसे केस में ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें बल्जिंग ऑफ आईज मीन्स आंखें बाहर निकला, स्वेलिंग दिखाई देती है, आंखों पर सूजन दिखाई देती है, जिसे बोल रहे हैं हम बल्जिंग ऑफ आईज मीन्स आंखों का बाहर की तरफ निकलना, आंखें मोटी हो जाती है और बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो जैसा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है उसी की तरह क्या है, ग्रेव डिजीज। मान लो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, ग्रेव डिजीज, और ये भी एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर। अब बात कर रहे हैं, हमारे पास दो तरीके के गोइटर हो गए, एक एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और एक सिंपल गोइटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हाइपर सीक्रेशन से रिलेटेड है, इसमें थायरोक्सिन का हाइपर सीक्रेशन होगा, जब सिंपल गोइटर हाइपो सीक्रेशन से रिलेटेड। दोनों के अंदर मैंने आपको बताया थायराइड का साइज क्या होगा, इंक्रीज, यहां पर साइज 2-3 टाइम्स इंक्रीज होती है, और सिंपल गोइटर में साइज जो है वो 15 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। सिंपल गोइटर में सीक्रेशन भले ही कम हो लेकिन फॉलिकुलर सेल में स्वेलिंग होने की वजह से ओवरऑल थायराइड में स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, बीएमआर हाई होगी, हार्ट रेट हाई होगी, पल्स हाई होगी, बीपी हाई होगा, बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई, और यहां पर बल्जिंग ऑफ आईज देखने को मिलेगा, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होगी। सिंपल गोइटर में बीएमआर लो, हार्ट रेट लो, बॉडी टेम्परेचर लो, पल्स लो, ब्लड प्रेशर लो, बट आईज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा मेरी बात। ये तो बात हुई, जितनी भी अभी तक मैंने बातें की हैं वो थायरोक्सिन से रिलेटेड बातें की हैं, मीन्स T4 से रिलेटेड बातें की हैं। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं कि थायराइड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनसे संबंधित बातें की। अब मैं बात कर रहा हूं पैराफोलिकुलर सेल, और इन्हीं पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल भी कहा जाता है। पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल क्या रिलीज करेंगे बेटा जी, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, इसी को नाम क्या दे रहे हैं हम, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का रोल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम को कम करता है, लोअर द कैल्शियम आयन इन ब्लड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये कैसा है, हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन। ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। तो उस कैल्शियम को कहां पहुंचा दिया, उस कैल्शियम को बोन के ऊपर, जो भी हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल का पार्ट है बोन, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट ऑन बोन, बोन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया। दूसरा तरीका क्या किया, जो भी कैल्शियम ज्यादा एक्सेस अमाउंट में था उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो बनता है, यूरिन जो बनता है, उसके अंदर जाने दिया। तो कैल्शियम लॉस इन यूरिन, ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो हो गया उसको तो क्या कर दिया, यूरिन में जाने दिया। अब बोन के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया, एक तरीका तो ये था, और ज्यादा अमाउंट में था तो उसको यूरिन में भेज दिया।
अब बोन के ऊपर डिपॉजिट कर देगा तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांस हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, लो। तो ये जो कैल्सीटोनिन है ये बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है, अलग अलग तरीके से ज्यादा अमाउंट में जो कैल्शियम है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जाने देता है और दूसरा बोन के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट कर देता है। इस तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, इसीलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? इसी का अपोजिट काम करेगा पीटीएच। इसी का अपोजिट काम कौन कर रहा है, पीटीएच। पीटीएच, पीटीएच किसका नाम है बेटा जी, पैरा हार्मोन का। और ये जो पीटीएच इसका अपोजिट काम कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। बेटा इस तरीके की एक्शन जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ये किसका पार्ट है, थायराइड का। थायराइड का क्या, टीसीटी। और पीटीएच किसका काम पार्ट है, पैरा थायराइड का। तो पैरा थायराइड का पीटीएच और थायराइड का टीसीटी ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शन। मीन्स ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा जी, एंटागोनिस्टिक एक्शन। आज क्या क्या बातें की मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, थायराइड ग्लैंड का वजन के बारे में बताया, थायराइड ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है उसके बारे में बताया, और थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बताया। फिर बेटा जी मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगी, दो तरीके के, एक थायरोक्सिन एक टीसीटी। फॉलिकुलर सेल थायरोक्सिन और पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल टीसीटी। थायराइड के अंदर स्ट्रोमल जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर दो तरीके की सेल्स हैं, एक फॉलिकुलर और दूसरी पैराफॉलिकुलर। अब फॉलिकुलर सेल में किस तरीके से MIT मोनोआइडोथायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टायरोसिन आयोडीन से जुड़ेगा। एक टायरोसिन एक आयोडीन MIT, दो आयोडीन एक टायरोसिन DIT, तीन आयोडीन और दो टायरोसिन TIT, और चार आयोडीन और दो टायरोसिन टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसमें से स्टेबल फॉर्म T4 है और मोस्ट एक्टिव फॉर्म T3 है। फिर मैंने अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताया कि थायराइड के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, BMR को रेगुलेशन करना, फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड RBC प्रोडक्शन में हेल्प करना, इन सब के बारे में बताया। मीन्स ओवरऑल मैंने आपको थायरोक्सिन के फंक्शंस के बारे में बातें की। टीसीटी का मेन फंक्शन कैल्शियम को रेगुलेट करना। फिर मैंने बताया कि हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, छोटे बच्चों के अंदर हाइपोसिक्रेशन है थायरोक्सिन का तो क्रिटिनिज्म केस है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो सिंपल गोइटर है, एडल्ट के अंदर यदि हाइपोसिक्रेशन है तो मिक्सोडीमा है, और यदि हाइपर सिक्रेशन है तो एक्जोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव डिजीज जैसी डिजीज देखने को मिलेंगी। और इसी से रिलेटेड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हाशिमोटो डिजीज के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि टीसीटी जो थायराइड का पार्ट है और पीटीएच पैराथायराइड का पार्ट है। पैराथायराइड नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि पैराथायराइड थायराइड के अंदर ही दसी हुई होती है, एम्बेडेड फॉर्म में होती है। एक लोब के ऊपर दो, तो इस तरीके से दो थायराइड के लोब है तो टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो पैराथायराइड पीटीएच रिलीज कर रही है जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि टीसीटी ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है।
तो ये एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है और ये एक हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्शन कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक एक्शन करने वाले हार्मोन कौन कौन से हुए बेटा जी? टीसीटी एंड पीटीएच, दो अलग अलग ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं। पीटीएच पैराथायरॉइड से और टीसीटी थायराइड के पैराफोलिकुलर या सी सेल से रिलीज हो रहा है। क्लियर है? तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में बात करेंगे। वो बात करेंगे किससे रिलेटेड? पैराथायरॉइड से रिलेटेड, कि पीटीएच के क्या क्या रोल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।